गौर करें, नौकरी संपत्ति नहीं है, क्योंकि संपत्तियां आपकी जेब में पैसे डालती हैं, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप ESB और I क्वाड्रेंट्स की भिन्नताओं के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिच डैड सीरीज की अपनी दूसरी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अमीर क्यों ज्यादा अमीर बनते हैं? नीचे दिए गए रेखा चित्र को देखने से ये आसानी से समझ आ जाता है कि अमीर क्यों ज्यादा अमीर बनते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के संघर्ष करने का एक कारण ये होता है कि वे पैसे और स्थायी वेतन के लिए काम करते हैं। पैसे के लिए काम करने के साथ समस्या ये है कि आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होती है, ज्यादा देर तक काम करना होता है या अपनी फीस बढ़ानी होती है। शारीरिक दृष्टि से ज्यादा कड़ी और ज्यादा लंबे समय तक मेहनत करने के साथ समस्या ये है कि हम सभी के पास समय और ऊर्जा की सीमित मात्रा होती है। अमीरों के ज्यादा अमीर बनने का एक कारण ये है कि वे हर साल ज्यादा संपत्तियां बनाने या हासिल करने के लिए काम करते हैं। ज्यादा संपत्तियां जोड़ने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करने या ज्यादा लंबे समय तक काम करने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में किसी व्यक्ति का वित्तीय IQ जितना ज्यादा होता है, वो ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता वाली संपत्तियां हासिल करने के लिए उतना ही कम काम करता है। देखिए, संपत्तियां अमीरों की खातिर काम करती हैं और निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करती हैं। हर साल किम और मैं लक्ष्य तय करते हैं कि हम कितनी नई संपत्तियां चाहते हैं। हम ज्यादा पैसे बनाने के लक्ष्य तय नहीं करते हैं। जब किम ने सबसे पहले 1979 में रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया तो उसका लक्ष्य 10 साल में 20 रहवासी जायदादों का था। उस वक्त ये काफी बड़ा काम दिख रहा था। उसने पोर्टलैंड, ऑरेगन में 2 बेडरूम और 1 बाथरूम वाले मकान से शुरुआत की। 10 साल तो दूर की बात है, सिर्फ 18 महीनों में ही वो 20 जायदादों के लक्ष्य के पार निकल गई। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद उसने वे यूनिट्स बेच दिए, $10 लाख से ज्यादा मुनाफा कमाया और टैक्स न देते हुए फीनिक्स, एरिजोना में ज्यादा बड़े और बेहतर यूनिट्स खरीद लिए। 2007 में किम का व्यक्तिगत लक्ष्य अपने पोर्टफोलियो में 500 रेंटल यूनिट्स बढ़ाना था। बहुत जल्द उसके पास 1000 यूनिट्स हो चुकी थी, जो उसे हर महीने निष्क्रिय आय दे रही थी। ध्यान रहे, निष्क्रिय आय पर सबसे कम टैक्स लगता है। किम ज्यादातर पुरुषों से ज्यादा पैसे कमाती है और उसने ये सब I क्वाड्रेंट में उद्यमी बनकर हासिल किया है। मेरा फोकस व्यावसायिक संपत्तियों और कमोडिटीज से अपना कैश फ्लो बढ़ाना है। मैं ऑयल और सोने चांदी की कंपनियों में भारी निवेश करता हूँ। शैक्षणिक उद्यमी के रूप में जब भी मैं कोई पुस्तक लिखता हूँ तो मुझे संसार के अलग अलग देशों के लगभग 50 प्रकाशकों से बरसों तक रॉयल्टी मिलती है। मैं व्यवसाय में डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेंचाइजी सिस्टम भी जोड़ रहा हूँ। मैंने अपने रॉक एंड रोल व्यवसाय से सीखा था कि लाइसेंस लेने के बजाय लाइसेंस देना बेहतर है। हालांकि मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं B क्वाड्रेंट में उद्यमिता का ज्यादा आनंद लेता हूँ। मैं ये बातें डींगे हाँकने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी दौलत को उजागर करने में हिचकता हूँ और इस बारे में भी कि हमने इसे कैसे बनाया। देखिए, कई लोग बहुत पैसे कमाने वाले लोगों से चिढ़ते हैं, जैसा आप वित्तीय शिकारियों वाले अगले अध्याय में पाएंगे। लोगों को ये बताना खतरनाक है कि आप अमीर हैं। हम क्या करते और कितना कमाते हैं, ये उजागर करने का जोखिम मैं इस बड़े कारण से ले रहा हूँ क्योंकि किम और मैं आपकी वित्तीय शिक्षा तथा आपके वित्तीय IQ को बढ़ाने के प्रति समर्पित हैं। वित्तीय शिक्षा के साथ एक भारी समस्या ये है कि वित्तीय शिक्षा बेचने या देने वाले ज्यादातर लोग E और S क्वाड्रेंट्स के होते हैं। वे या तो कर्मचारी होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। ज्यादातर सचमुच अमीर नहीं होते। कई तो पत्रकार होते हैं जो पैसे के बारे में लिखते हैं, हालांकि उनके खुद के पास बहुत कम पैसे होते हैं। या फिर वे स्टॉक और रियल एस्टेट बेचने वाले ब्रोकर जैसे सेल्स पीपल होते हैं। उनमें से कई वित्तीय विशेषज्ञों के पास वो होता है जो दूसरे E और S क्वाड्रेंट्स के लोगों के पास होता है। उनके पास ऐसी रिटायरमेंट योजनाएं होती हैं जो शेयरों, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड से भरी होती हैं। कई तो वित्तीय रूप से बचे रहने के लिए शेयर बाजार के भरोसे बैठे रहते हैं और अगर उनके रिटायरमेंट के दौरान बाजार में भारी गिरावट आ जाए तो वे फुटपाथ पर आ जाएंगे। कई काफी मुश्किल में होंगे। अगर अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति
कम होती रहे और मुद्रास्फीति बढ़ जाए। संक्षेप में, वित्तीय सलाह देने वाले कई वित्तीय विशेषज्ञों को पता ही नहीं है कि क्या उनकी रिटायरमेंट योजनाएं कारगर होंगी। अगर उन्हें पक्का पता होता तो कई तो रिटायर हो गए होते। किम और मैं जानते हैं कि हमारी रिटायरमेंट योजना कारगर है। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारी संपत्तियां हमें हर महीने निष्क्रिय आमदनी देती हैं। हम भविष्य की खातिर बचत, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगा रहे हैं। अगर हम फुटपाथ पर आ भी जाते हैं, जो हमेशा संभव है, तो हमारी असली संपत्ति हमारा वित्तीय IQ होगा। हम ये सब दोबारा बना सकते हैं क्योंकि हम आमदनी से ज्यादा सीखने पर केंद्रित हैं। हमने अपना पैसा किसी E या S के हवाले करने के बजाय इसका प्रबंधन खुद किया। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, आप निवेश करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप निवेशक या व्यवसाय मालिक हैं। संक्षेप में, ज्यादा पैसे बनाने का रहस्य आगे के रेखा चित्र में मिलता है। दौलतमंद बनने के लिए आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। जब भी आप किसी समस्या का समाधान खोजेंगे तो हर बार एक नई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। कुंजी इस बात का एहसास करना है कि इन समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया से आप अमीर बनते हैं। इसके बाद जब आप दूसरों की भी समस्याएं सुलझाने लगते हैं तो फिर आसमान ही सीमा है। लोग आपको उनकी समस्याएं सुलझाने की खातिर पैसे देंगे। मिसाल के तौर पर, मैं स्वस्थ रहने के लिए अपने डॉक्टर को पैसे देता हूँ। मैं अपने मकान को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी हाउसकीपर को पैसे देता हूँ। मैं अपने स्थानीय सुपरमार्केट में खरीदारी करता हूँ क्योंकि कुछ नहीं खाने पर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं बेहतरीन भोजन और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए स्थानीय रेस्तरां चलाने वाले व्यक्ति को भी पैसा देता हूँ। मैं सरकार को अच्छी तरह चलाने के लिए शासकीय सेवकों को टैक्स देता हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शिक्षा को समर्थन देने के लिए चर्च में दान देता हूँ। किम बहुत सारे पैसे बनाती है क्योंकि वो काफी बड़ी समस्या सुलझाती है, किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण मकानों की समस्या। वो इस समस्या को सुलझाने के लिए जितना ज्यादा काम करती है, उसे उतनी ही ज्यादा कमाई होती है। मैं वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता की समस्या को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। सरल भाषा में कहें तो ज्यादा पैसे बनाने के असंख्य तरीके हैं क्योंकि सुलझाने के लिए असंख्य समस्याएं हैं। सवाल ये है, आप किन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं? आप जितनी ज्यादा समस्याओं को सुलझाएंगे उतनी ही ज्यादा अमीर बनेंगे। कई लोग कुछ न करके पैसे बनाना चाहते हैं और वे किसी भी तरह की समस्याओं को नहीं सुलझाना चाहते, या वे इतना ज्यादा भुगतान चाहते हैं जितना उस समस्या को सुलझाने के लिहाज से ज्यादा होता है। मैंने यूनियन शिपिंग कंपनी में नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं मजदूर नहीं, पूंजीपति हूँ। वास्तव में आज अमेरिकी जहाजों के कम होने का एक कारण ये है कि अमेरिकी मर्चेंट शिप चलाने की लागत बहुत ज्यादा है और इस कारण अमेरिकी बंदरगाहों में ज्यादातर मालवाहक व यात्री जहाजों पर अमेरिकी नागरिक तैनात नहीं होते। अमेरिकी जहाज को चलाने की ऊंची लागत के कारण मेरे स्कूल किंग्स पॉइंट से आज स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को वहां नौकरी नहीं मिल पाती। ये कम करने और ज्यादा भुगतान पाने की इच्छा की समस्या है। मेरे गरीब डैडी यूनियन के पक्षधर थे। वास्तव में वे हवाई की टीचर्स यूनियन के मुखिया थे। मैं उनके दृष्टिकोण को समझता हूँ कि समूह के रूप में शिक्षकों के पास ज्यादा शक्ति होती है। यूनियन के बिना शिक्षकों को कम पैसे और कम लाभ दिए जाएंगे। टीचर्स यूनियन के बिना शिक्षा वर्तमान से भी बदतर हो जाएगी। मेरे अमीर डैडी पूंजीपति थे। पूंजीपति बेहतर भाव पर बेहतर प्रोडक्ट देने में विश्वास करते हैं। अगर आप ज्यादा लोगों को बेहतर भाव पर बेहतर प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते तो बाजार आपको दंड देगा। दूसरे शब्दों में, पूंजीपति को समस्याएं खड़ी करने के नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए पैसे मिलते हैं, बशर्ते आप उलझने खड़ी न कर रहे हों। कई लोग पूंजीपतियों को लालची सुअर मानते हैं और कई ऐसे होते भी हैं, लेकिन ऐसे भी पूंजीपति होते हैं जो बहुत सारी नेकी करते हैं और संसार को स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, यातायात, ऊर्जा व संचार प्रदान करते हैं। एक पूंजीपति के तौर पर जो संसार को बेहतर जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, मुझे तो उन लोगों के साथ समस्या है जो कुछ न करने के बदले में भुगतान चाहते हैं।
या कम काम करके ज्यादा भुगतान चाहते हैं। मेरी राय में वो व्यक्ति लोभी सुअर है जो कम काम करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता और बदले में ज्यादा भुगतान चाहता है। जो लोग कम काम करके ज्यादा भुगतान चाहते हैं उन्हें जीवन ज्यादा मुश्किल लगेगा जब संसार बदलेगा। उदाहरण के लिए, जो लेबर यूनियन कम काम के बदले में ज्यादा ऊंचे वेतन और लाभ मांगती है, उन्हीं के कारण नौकरियां विदेशों में गई हैं। आज अमेरिका में यूनियन के ऑटो कर्मचारी को $75 प्रति घंटे के करीब भुगतान मिलता है, जिसमें लाभ शामिल है। चीन में उसी ऑटो कर्मचारी को 1 घंटे में लगभग 75 सेंट का भुगतान मिलता है। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो क्राइसलर ने चीन की चेरी मोटर्स के साथ एक सौदा किया है जो वहाँ कारों का उत्पादन करेगी। कीमत एक कार के संदर्भ में $2500 से कम। ये लगभग वही कीमत है जो स्वास्थ्य बीमा की लागत अमेरिका की हर कार में जोड़ी जाती है। सच्चा पूंजीपति वो होता है जो किसी समस्या को पहचानता है और उसे सुलझाने के लिए प्रोडक्ट या सेवा बनाता है। अगर आपके प्रोडक्ट या सेवा का मूल्य ज्यादा माना जाता है तो आप ज्यादा भाव ले सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा मूल्यवान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपनी पुस्तकों और गेम्स के लिए ज्यादा पैसे लेता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को उनमें ज्यादा शैक्षणिक मूल्य नजर आता है। कई दूसरे लोगों को मेरी पुस्तकें और गेम्स इतने मूल्यवान नहीं लगते। कई लोग वित्तीय शिक्षा के मेरे ब्रांड को महत्व नहीं देते हैं क्योंकि इससे उनकी वित्तीय समस्याएं नहीं सुलझती हैं। कई लोगों को ये विश्वास नहीं है कि 1971 और 1974 में पैसे के नियम बदल गए थे। वे ये विश्वास करना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और कम काम के बदले में ज्यादा वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। उनकी और उनके परिवारों के वित्तीय भविष्य की खातिर मुझे उम्मीद है कि ऐसे विश्वास और कार्य उनकी वित्तीय समस्याओं को सुलझा देंगे। आपकी खातिर मुझे आशा है कि आप ये विश्वास नहीं करते होंगे। मेरे मन में ये आभास है कि आप विश्वास नहीं करते होंगे क्योंकि आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं और ऐसा करके अपनी वित्तीय बुद्धि को सक्रियता से बढ़ा रहे हैं। सोचिए कि आपको किन समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है, फिर उन समस्याओं से सीधे जूझें और पैसा अपने आप आ जाएगा। और एक बार जब आपके पास पैसा आने लगे तो इसकी रक्षा करने के लिए आपको अपनी पूरी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अगला अध्याय इसी बारे में है।